चलिए, मेरा नाम प्राची है। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, आई एम एन एडवोकेट। मैंने सीएस किया हुआ है, बट वो प्रोफेशन मैंने कैरी ऑन नहीं किया। ओके। आप लोगों के पहले तो नाम बता दीजिए। सलोनी एंड अनुष्का। तो सलोनी एंड अनुष्का, आप लोगों ने पहले यहीं से ही सीए किया है या कहीं से? अच्छा, आप कहीं और से, दोनों बाहर से आए हैं आप लोग? ओके। चलिए, तो आपने जो भी पढ़ा उस टाइम पे, क्योंकि अभी क्या है, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी है, तो वो क्या है, आपका फाउंडेशन में आपने थोड़ा थोड़ा उसका अच्छा सा पढ़ा हुआ है। सेम चीज हम रिपीट नहीं करेंगे, नॉट दी सेम चीज, बट उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अपन आगे पढ़ेंगे। तो व्हाट विल डू, इफ बाई चांस ऐसा हुआ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दोज पॉइंट्स इन योर फाउंडेशन क्लासेस, तो आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूंगी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। बट अगर ऐसा होता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या करनी है, वहीं के वहीं पूछना है। कोई डाउट नहीं रखना है, सिली चीज कैसे पूछें, इतनी सी चीज है कैसे पूछे, नो प्रॉब्लम। ये फर्स्ट रूल होता है कोचिंग का। आई डोंट नो आपको किसी टीचर ने बताया नहीं बताया, बेशरम होके पूछो जो क्वेश्चन आए आपके दिमाग में, कुछ भी, क्योंकि जो आएगा वो आएगा छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्योंकि बड़े पॉइंट्स इधर मैं आपको बता दे रही हूँ या आप समझ ही जा रहे हो। जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपको छोटे पॉइंट्स में। एंड लॉ के अंदर आपने फाउंडेशन में किया होगा, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि छोटी छोटी चीजें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाते हैं उसका। फाउंडेशन में आपने किया, अच्छा, फाउंडेशन आपने सितंबर अटेम्प्ट दिया था, उससे पहले वाला? ओके, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंटर में आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगी। सीएस किया है तो सीएस बेसिकली लॉ होता है, उसके अंदर ज्यादातर कंपनी का कंप्लायंस देखना होता है, तो उसमें सारा लॉ होता है। प्लस आई हैव डन एलएलबी एंड एलएलएम, तो मेरा पूरा बैकग्राउंड लॉ का है। तो आपको लॉ ही मैं पढ़ाऊंगी। आपका पेपर नंबर है 2। ओहो, आपका जो है वो है पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। ठीक है, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ, इसके हमारे पास चैप्टर हैं बेटा टोटल 12 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 12। एंड अदर लॉज के हैं 3 चैप्टर। कितने चैप्टर्स है? 3। ठीक है, तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए हमारे पास? 15। कॉर्पोरेट लॉ आपका आता है 70 मार्क्स का, एंड अदर लॉज आपका आता है 30 मार्क्स का। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर स्टार्टिंग के जो 11 चैप्टर्स हैं वो है बेटा कंपनी लॉ के। कंपनी लॉ आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है फाउंडेशन के अंदर, तो पूरे कंपनीज एक्ट जो है वो पूरा का पूरा इसमें कितने आता है? 11 चैप्टर्स में। जो आपका 12th चैप्टर है, 12th चैप्टर है आपका बेटा एलएलपी का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से फाउंडेशन में आपने नहीं पढ़ा, इधर आपने स्किप किया हो, डिटेल में नहीं पढ़ा हो कि 5 नंबर का ही तो है, बाकियों पे वो करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं ये, कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो भी छोटे। बड़ा क्वेश्चन है इसमें से एक ही बनेगा, तो हम क्या करें, बाकियों पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पर यहाँ आपका ये आता है 12 से 14 मार्क्स का, 12 से 14 नंबर का आता है ये। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये चैप्टर कैसे भी छोड़ें, बिकॉज पढ़ा हुआ है, इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके, नहीं नहीं करते, 10 मार्क्स इसमें पूरे आप आराम से ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ठीक है। फिर इसके बाद में आता है, यहाँ आते हैं 3 चैप्टर। फर्स्ट आता है आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या है बेटा? कुछ जो लॉ मेकर्स ने हैं, कुछ जनरल क्लॉजेज बनाए हैं कि ये सारे एक्ट्स पे एप्लीकेबल होंगे, ये चीज सब पे एप्लीकेबल होगी। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, ये एक्ट उठा के पढ़ लो। बहुत छोटा है, इजी है, कोई इसमें दिमाग वैसा लगाने वाली चीज नहीं है, रटने वाली चीज है आधी से ज्यादा। फिर आता है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स मतलब क्या कर वो होता है, थोड़ा सा पता है? नहीं। स्टैट्यूट्स, बेटा आपका क्या नाम है? जितेंद्र। ओके, चलिए। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास लॉ की है या इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कोई? फर्स्ट क्लास आपकी लॉ की, ओके। मतलब इससे पहले कोई क्लास नहीं थी, अभी से ही आपके बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स मतलब हम क्या कहते हैं, ये हो गई लीगल लैंग्वेज। स्टैट्यूट्स मतलब हम क्या कहते हैं बेटा? एक्ट, या आपको जो जनरल लेमैन लैंग्वेज में बोलो, लॉज। ठीक है। तो जैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, क्रिमिनल लॉ पता है थोड़ा सा, जिसमें ये बताया होता है कि आपने क्या क्राइम किया है और उसको हम क्या बोलेंगे। कि आपने सिर्फ चाकू उठा के किसी को डराया कि मार देंगे चाकू, तो ये क्या होता है? क्राइम आता है। ठीक है। आपने चाकू को किसी के अंदर घुपा दिया, पेट में घुसा दिया, हाथ पे लगाया, तो वो अलग 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 उसकी क्या होता है? क्राइम्स बोलते हैं। ठीक है। अब उन सब के अंदर क्या लिखा हुआ है? हिम या मैन। तो कोई फीमेल अगर ऐसा क्राइम करेगी तो इसको अपन मर्डर नहीं बोलेंगे, हमने तो बोला लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि इफ अ मैन डज दिस, तो ये हम मर्डर में या कल्पेबल होमिसाइड, ये वर्ड्स में आपको नहीं जाना है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं इनके, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो अगर कोई मेल करेगा तो ही हम इसको क्राइम मानेंगे, फीमेल करेगा तो नहीं मानेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ के अंदर कुछ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, कहाँ एंड आ रहा है, कहाँ और आ रहा है, सिमिलर, प्रोवाइजो दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स इसके अंदर इंटरप्रिटेट मतलब लॉ मेकर ने लिखते टाइम क्या सोचा होगा उसको करना। क्योंकि लॉ, अगर आपने बेयर एक्ट कभी पढ़ा हो तो वो ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आता है, बस लिख दिया है। बेयर एक्ट बोलते हैं जिसके अंदर जो लॉ जैसा लिखा हुआ है एज इट इज दिया हुआ है, उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट्स। बेयर सिर्फ और एक्ट है, उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो अगर अपन पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आता है तो उनको इंटरप्रिटेट भी तो करना पड़ेगा ना, कि लॉ मेकर ने क्या सोचा था, कैसे लॉ बनाए थे, क्या किया था। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और एक आता है आपका फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों की दोनों हैं प्योर रटने के लिए। इसमें मैं आपको समझाऊंगी, पर वो समझाना किस लिए? ताकि आपको याद करने में थोड़ा इजी हो जाए, दैट्स इट। इसके अंदर कुछ और नहीं आता है। आपको मेन किस पे? ये 11 चैप्टर, 12th एंड 15th चैप्टर, इन पे आपको मेन फोकस करना है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर क्या होता है आपका डिस्क्रिप्टिव। आज हम बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। जो अच्छे से हम लॉ पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो आते ही मैम ने भारी भरकम पता नहीं क्या क्या ज्ञान चेप दिया, ओहो हम नहीं जाएंगे कल से, वो वाला सिचुएशन आपके साथ नहीं है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं आपके 70 मार्क्स के। ठीक है। और ओएमआर आते हैं, वो आता है आपका 30 मार्क्स का। तो यू डू द मैथ, 70% का 70 मार्क्स का 70% कितना हुआ? 30% कितना हुआ? अच्छा मैंने किया हुआ है, मैं बताती हूँ, आई हैव डन दैट। यस। तो आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है उसमें से आपके अराउंड आएंगे 49 to 50 मार्क्स का। अदर लॉज जो है उसमें आएगा आपका कितना? 21 to 21 के अराउंड। ये जो 70 OMR आ रहा है इसके अंदर आएगा आपका कितना? 20 to 21 नंबर का कितना आएगा आपका? कॉर्पोरेट लॉ। अदर लॉ आएगा आपका कितना? 9 से 10 नंबर का। ठीक है, वहां भी मैंने उल्टा कर दिया। ओके।
तो ये आपको एक बेसिक बेसिक मैंने बताया क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादा, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस में से बनेंगे, एलएलपी और कंपनीज एक्ट से। फेमा से कुछ बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते, एक दो। तो आपको ये जो तीन टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फेमा भी मैं ऐसे बोलूंगी कि ठीक है आप एक बारी को, पर कंपनीज और एलएलपी इन दो पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देके सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, ये आपको बेसिक बेसिक मैंने बताया। अब जो आपका मटेरियल है, जस्ट सेकंड, आपका जो मटेरियल है हम क्या करेंगे। अच्छा, नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, तो मेरी क्लास में आई प्रेफर कि आप एक रजिस्टर लेके आए, पेन लेकर आए। पेन अगर आप दो लेकर आते हैं वेरी गुड, नहीं लेकर आता है कि मैम इतने माथा पच्ची हमको नहीं करनी है, हम एक से ही लिखेंगे, आराम से लिखो। पर लिखना ऐसा कि हम उनको खुद दोबारा पढ़ने की हिम्मत रखें, क्योंकि कई बारी बच्चों का मैंने ऐसे देखा है सब एक में ही चल रहा है। वो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं, इंटरवल थोड़े सीरियस होते हैं, है ना। तो मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा नोट्स को इस वे में लिखें कि आप खुद पढ़े दोबारा। हमारी भाषा में बोलते हैं वो जो हैंड राइटिंग रहता है कि वो चींटी को इंक में डुबो के चला दे, वो वाला सिस्टम ना करें हम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हिसाब से लिखें। और नोट्स में ध्यान रखिएगा जितना हो सके उतना आप डायग्राम मतलब वो एरो लगा के उस तरीके से लिखेंगे, अच्छा रहेगा। पैराग्राफ के पैराग्राफ अगर अपन लिख रहे हैं तो इससे बेटर है आप बुक पढ़ लो। बुक क्यों नहीं पढ़ते, बोरिंग लगता है, पैराग्राफ के पैराग्राफ चले आ रहे हैं। हम डैश लगा लगा के लिखेंगे, पैराग्राफ्स भी लिखवाऊंगी क्या आंसर में आपको किस वे में लिखना है, पर समझने वाइज हम क्या करेंगे, डैश लगा लगा के, एरोज लगा करके, चार्ट्स बना के करेंगे। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बहुत टाइम हम लिखने में लगाएंगे, कोर्स आपका लेंदी होता चला जाएगा कि बहुत लेट हमारा कोर्स खत्म हो रहा है। लिखेंगे थोड़ा जल्दी। जहां मुझे लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है वहां मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। पीडीएफ लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैम आपने कल बोला था आज तक तो नहीं आया, मुझे भी लिखना पड़ेगा ना, मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कभी कभार, तो एक दो दिन लग जाते हैं। वो मेरे सर पे कोई नहीं खड़ा, आपने बोला था आई नहीं अभी तक, ऐसे कैसे, अभी दो, वो वाली चीज नहीं होगी। मैं आपको पीडीएफ जहां होंगे मैं बोल दूंगी कि इन चीजों का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, कि वो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जबरदस्ती बैठ के, वो हम समझेंगे। जितना पार्ट जैसे लिखना है वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ डाउट कि हमने लॉ फाउंडेशन में ऐसे किया था उसमें ये दिक्कत आई थी या ये दिक्कत नहीं आई थी, सेक्शंस अब याद करने जरूरी है, फाउंडेशन में जरूरी नहीं होते थे। लिखते हो वेल एंड गुड, नहीं लिखते हो नंबर नहीं करते थे। अभी भी ऐसा है, नहीं लिखते हो तो एज सच फर्क नहीं पड़ता है। पर इंटर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फाउंडेशन से एक लेवल अप आ गए हैं, तो अब आपको मेन मेन सेक्शन सारे याद होने चाहिए। गलत सेक्शन कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि सपोज सेक्शन वाज 69, आपने लिख दिया 68, अंदर का मटेरियल पूरा सही है, जीरो मिलता है। ये आप लोगों को पता होगा, जहां आपने पढ़ा वहां पे बताया गया होगा। हैंड राइटिंग थोड़ी लेजिड होनी चाहिए, लेजिड बोलूंगी बहुत सुंदर सुंदर नहीं लिखना है, लेजिड की एक बारी देख के ऐसा नहीं लगे कि इसमें माथा पचाना पड़ेगा हमको आंसर्स लिखने। उसके लिए क्या करो, थोड़ा जमा जमा के लिखो। नहीं आती है हमको, नोट्स भी वैसे ही लिखने स्टार्ट कर दो, अपने आप एग्जाम में वही चीज हो जाएगी। लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपने फाउंडेशन में एग्जाम में लिखा है इंटर में उससे डबल ही लिखना होगा सेम टाइम पीरियड के अंदर। तो लिखने की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि दिमाग में जो चीजें चल रही है हमारा हाथ उसी हिसाब से चल रहा है, ये नहीं दिमाग में हमने नेक्स्ट पैराग्राफ तक का हमने सोच लिया और हम अब पीछे वाले पैराग्राफ पे ही लिख रहे हैं। क्योंकि पेपर्स बहुत छूटते हैं इंटर में, बच्चों के क्वेश्चंस आते थे मैम अच्छे से, पर हम लिख नहीं पाए। ये प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों को, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए इसीलिए फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू कि लिखने की प्रैक्टिस रखो अच्छे से। कि वहां जाकर के एक तो पहले ही प्रेशर, बॉडी आपकी वैसे ही थोड़ा गिव अप कर देती है प्रेशर के चक्कर में, फिर लिखते लिखते हाथ दर्द होने लग जाता है और हमारी स्पीड खराब, हैंड राइटिंग खराब, सारी चीजें खराब। तो इसके लिए जितना ज्यादा हो सके लिख के करो, ताकि आपकी हाथ की वो रहे कि यार
10 पेजों तक तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमने लिखा है, उसके बाद में थोड़ा फील होना स्टार्ट होता है। इतने में आपका लगभग पेपर मेन मेन आपका करने पे आ जाते हैं आप। ठीक है, चलिए आपका मटेरियल हम निकाल लेते हैं। हाँ, जैसा आपका फाउंडेशन में था क्वेश्चंस, उसके सब पार्ट्स उसी तरीके से ही आएंगे, उसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो होता है। ओएमआर आता है उसके अंदर, वही वाली चीज सेम पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अच्छा जो चैप्टर 1 है वो मैं बता देती हूँ, प्रीलिम्स आता है। प्रीलिम्स के अंदर चैप्टर 1 प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या बताया गया है वो मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उसको मैं शॉर्ट में करके आपको लिखवाऊंगी। इसके अंदर सेक्शंस हैं, सेक्शंस, हाँ जी। चलिए, इसमें जो आपका 3 मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल 1 2 3, हम मॉड्यूल 1 में है कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो हमारा गिवन है प्रिलिमिनरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 हम उसको बोलते हैं, पर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम जहां से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है बेटा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब शॉर्ट टाइटल क्या होता है, आपने पढ़ा थोड़ा सा? शॉर्ट टाइटल किसको बोलते हैं, मतलब आपने पढ़ा होगा शॉर्ट टाइटल किसको बोलते हैं? एक्ट है, एक्ट का शॉर्ट टाइटल होता है ज्यादातर, 95% केसेस में है वो सेक्शन नंबर 1 के अंदर सारे एक्ट्स के। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल किसको बोलते हैं? जैसे कि क्या होता है, हमारा एक्ट का नेम है, सपोज कंपनीज एक्ट, बोलने में हमें तकलीफ हो रही है क्या ज्यादा कि बहुत बड़ा है, हम बोलेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट टाइटल आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, पेट नेम। अभिमन्यु का क्या कर दिया, अभी। इन द सेम वे, जब एक्ट का नाम बहुत बड़ा होता है तो उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। हम जो फेमा बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को आपने सोगा बोला होगा, गलत बोलते हैं। लॉ के अंदर अगर हम बोले स्ट्रिक्टली लीगल, अगर आप फील्ड में जाकर के सोगा बोलेंगे तो ऐसा होता है कि अरे कुछ भी नहीं आता है, पर आप कॉर्पोरेट में है, चलता है ये चीज। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कभी भी कोर्ट के सामने पेश होते हैं, कभी भी, तो वहां पर आप शॉर्ट टाइटल या अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को आपको पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही लिखना होगा। ठीक है, एक पॉस्को पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज अब्यूज ऑफ इन चिल्ड्रन, पॉक्सो पढ़ा है, थोड़ा सा पता है ये चीज। अब उसके अंदर नहीं पता, 18 से जो कम लोग होते हैं, 18 से जो कम के बच्चे होते हैं, उनके साथ में किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज होता है तो वो जो क्राइम है वो उस एक्ट के अंदर आता है, वो अलग तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, वो नाम बहुत बड़ा हो गया। अब आप कोर्ट में जाके बोलेंगे सेक्शन इसके, कौन से सेक्शन के, इस एक्ट के तहत, तो इसलिए क्या बोल दिया गया, उसको बोला कि पॉक्सो बोल लो यार, छोटा पड़ गया। ठीक है, हमारा कंपनीज एक्ट बोलने में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड। एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कहां तक ये एक्ट लगेगा। तो इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी बन रही है या कंपनी के अलावा कोई भी अदर इंस्टीट्यूट है जो हमारा एक्ट बोलता है कि ये इस पे लगेगा, तो वहां पर क्या होगा, इस एक्ट को लगाया जाएगा। हम अमेरिका में जाके कोई कंपनी बना रहे हैं, कनाडा में, मतलब इंडिया की बाउंड्री से बाहर जाके कोई कंपनी बना रहे हैं, उस पे कंपनीज एक्ट लगेगा क्या? नहीं। तो एक्सटेंट मतलब होता है कहां तक ये एक्ट लागू है। कहां तक लागू है बेटा? होल ऑफ इंडिया। आज से पहले आपने लॉ नहीं पढ़ा, पर पहले कई जगहों पे आता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सा पता हो तो। ये हटा दिया गया, मोदी गवर्नमेंट आई 2019 के अंदर, इसको क्या है, ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया हुआ था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो चाहे तो एक्ट लगाए चाहे तो नहीं लगाए, अपने बना ले, ये पावर दी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ने। बाद में क्या किया, मोदी गवर्नमेंट बोलती है सारी चीजें हमारे यहाँ से, सारे रिसोर्सेज हमारे यहाँ से, तो लॉ भी कहाँ के लागू होंगे, हमारे ही लागू होंगे, आपको अलग से कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सब जगहों से हट चुका है।
कमेंसमेंट, अच्छा दो डेट्स होती हैं, एक कमेंसमेंट एक इनेक्टमेंट। पता है क्या होती है? गलत कर दिया मैंने कुछ तो, वेट, लेट मी राइट इट। कमेंसमेंट डेट एंड इनेक्टमेंट डेट, पता है क्या होती है दोनों में डिफरेंस? ड्राफ्ट नहीं, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट की असेंट, मतलब बना किस दिन। ड्राफ्ट तो बोलते हैं बिल। इनेक्टमेंट डेट हम बोलते हैं किस दिन, जिस दिन बिल होता है, पार्लियामेंट से पास हुआ, प्रेसिडेंट की असेंट बनी, तब वो बिल एक्ट बनता है। तो किस दिन एक्ट बना, उसको क्या कहते हैं हम? इनेक्टमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट होती है किस दिन से उसको लागू किया गया। भाई आपके ऊपर लॉ लगा दिया, आपको बोल दिया कल से यूनिफॉर्म में आना है, तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म पता लगाए कहाँ मिलेगी, जीएससी की यूनिफॉर्म में आना है, कहाँ है यूनिफॉर्म, हमारी साइज है, हम जाएंगे लेके आएंगे, तो टाइम चाहिए ना हमारे ऊपर। रूल्स अगर आप लागू कर रहे हैं तो टाइम तो चाहिए। लॉ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। लॉ रूल्स होते हैं, कौन से रूल्स? जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ने बनाए हैं। अब अगर आपके ऊपर रूल्स लागू कर रहे हैं तो आपको टाइम भी तो दे उन रूल्स को मानने के लिए, कि भाई आप पढ़ो और पता लगे आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कमेंसमेंट डेट एंड इनेक्टमेंट डेट अलग अलग होती है। कमेंसमेंट डेट है इसकी 30th, नहीं, कोई कोई बात नहीं, 30 अगस्त 2013। इसकी इनेक्टमेंट डेट थी 29 अगस्त 2013। मैम आप तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अभी तो बोल रहे हो कि एक दिन पहले रूल बनाया, नेक्स्ट डे लागू कर दिया। यहाँ पे कमेंसमेंट डेट ये किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 की। बाकी के सेक्शंस आते गए, नोटिफिकेशन आते गए ऑफिशियल गेजेट के अंदर, और उस दिन वो लागू होते गए। ये बोल दिया था 2013 अलग बन रहा है, जो क्या होगा, कंपनीज के ऊपर लगाया जाएगा। उससे पहले 1956 था, वो लगता था, वो हटा करके, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है, सारी चीजें चेंज हो गई है, तो हमारे लिए हमने नए लॉ बना रहे हैं। ओके। अब एक आता है बेटा एप्लीकेबिलिटी। ये सब सेक्शन 1 चल रहा है, ये सब चीजें किसमें लिखी हुई है? सेक्शन 1 के अंदर। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? एक तो कंपनीज के ऊपर, जितनी भी कंपनीज पहले बन चुकी हैं या आगे बनेंगी, उन सब के ऊपर क्या लगेगा? ये एक्ट लगेगा। इसके बाद में आता है बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। अब इलेक्ट्रिसिटी भले ही वो क्या कर रहे हो, बना रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, इफ दे आर डीलिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज मानी जाती थी। इसके अलावा दो और आती थी हमारी, इसके अलावा हमारी दो और आती थी। एक तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, और एक आता था बॉडी कॉर्पोरेट्स ही बोलते हैं हम उनको, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट्स किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट्स बनाए, जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी है। पर ये कोई लॉ से किससे बनी, किसी ने बनाई है क्या? ये गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बनाई है ये, ठीक है। तो उन बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी इसमें लेते हैं। तो कोई भी कौन सी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल लॉज और बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो हम इसको सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? बोरिंग हो रहा है बहुत? नहीं, समझ में आ रहा है थोड़ा? ये क्या बेटा इसलिए दिया जा रहा है, ये क्यों समझा रही हूँ मैं? क्या होता है कई बारी आपको डायरेक्ट मैंने मटेरियल स्टार्ट करवा दिया, पर आपसे कोई नॉर्मल आदमी आके बोले कि कंपनीज एक्ट होता क्या है, कहाँ लागू होगा? आप बोलो कंपनीज पे, कौन सी कंपनीज पे? अब आप तो एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, जैसे कंपनीज आती है अपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, है ना, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, निधि कंपनी, जो टाइप्स ऑफ कंपनीज आपने पढ़ी है। पर ये चीज आप अपनी दादी को समझाएंगे, वो समझेंगे क्या? अरे नॉर्मल भाषा में बताओ भैया कौन सी होती है। तो क्या थोड़ा सा आप उन लोगों से मिले जो लॉ नहीं जानते हैं बिल्कुल, लॉ के अंदर जिनको जीरो अंडा कुछ नहीं पता है, तो उनको आप थोड़ा सा कुछ बता सके।
अंदर का बड़ा बड़ा चीजें तो हमें सब पता है, ये सेक्शन के अंदर ये होता है, इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, इसमें इतने मेंबर्स होने चाहिए, ये होता है, एमओए होता है, एओए होता है, ये सब तो आ गया। पर बेसिक जिसको लॉ की बिल्कुल जीरो नॉलेज है उसको क्या बोलोगे आप? तो वहां पे उस टाइम पे ऐसे क्या करते थे, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, दैट इज वाई वो ऐसे देख के चल जाते हैं, हाँ क्या पढ़ रहे हो, मुंह पे ऐसा फेस बना के चल जाते हैं, क्या पढ़ रहे हो, तुमको कुछ भी नहीं आता है। तो वो ऐसी जलीलियत फील ना हो कि यार हम इतना कुछ याद कर रहे हैं और ये ऐसे बोल के चले गए हमको, तो वो जलीलियत फील होती है, ऐसे लगता है अरे यार ऐसे कैसे। तो वो वाली चीज आपको फील ना हो कि हम इतना पढ़ रहे हैं तो कोई और इंसान हमको कुछ ना बोल जाए। तो ये चीजें इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी समझाई जा रही है, ठीक है। कल से फुल फ्लेजेड चालू होगा, है ना। तो कल से थोड़ा सा प्रिपेयर, आज मैं आपको बता रही हूँ कि इतना थोड़ा सा बोरिंग चलेगी चीजें। आई ट्राई माई बेस्ट, एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स भी हम बढ़िया बढ़िया लेंगे, उसके थ्रू आपको बढ़िया चीजें समझाई जाए। पर कई जगहों पे आकर के थोड़ा सा ऐसा हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा प्रैक्टिकल नहीं है, आपको थ्योरी समझा के ही मैं प्रैक्टिकल करवा पाऊंगी। ओके, चलिए। ये कंपनीज, ये इन के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, पर बैंकिंग रेगुलेशंस अलग है। एक्ट एक्ट है बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशंस। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलग है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट अलग है ना। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि कंपनीज एक्ट और उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्लैश हो गया, ये तो कुछ बोल रहा है उसी बात पे, ये कुछ बोल रहा है, कंपनीज एक्ट बोल रही है कि कब हमको आईटीआर भरनी है पर्टिकुलर एक उसके ऊपर, कंपनी में तो खैर भरनी होती है, किस पे क्लैश करवाए हम, इतने मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स पे आते हैं अपन, ये बेसिक सी चीज है। कंपनी बोल रही है मिनिमम मेंबर इतने, मैक्सिमम इतने, पर वो जो एक्ट है वो कुछ और बात कर रहा है, क्लैश हो गया दोनों में, किसकी मानेंगे हम? एक्ट को। क्योंकि वो क्या है, कंपनीज तो सबके ऊपर लग रही है पर वो स्पेशली उसी चीज के लिए बनाया, उसी कॉरपोरेशन के लिए बनाया गया है। तो अगर बैंकिंग कंपनीज के अंदर कभी भी क्लैश हुआ कि भाई हम कंपनीज एक्ट की माने या बैंकिंग रूल्स की माने, बैंकिंग रेगुलेशंस की माने, तो कौन प्रिवेल करेगा बेटा? बैंकिंग रेगुलेशंस। ठीक है, चलिए आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है उसको हम विद इन हाफ पेज खत्म करेंगे, जो एक दो पेजेस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनीज अंदर स्पेशल लॉस, जैसे कि बेटा स्पेशल लॉज के अंदर आ गया, कंपनीज कौन सी बनी है, लेट मी सी। आरबीआई, आरबीआई का पहले एक्ट आया था, फिर उसको अलग से लॉ बनाया गया, स्पेशल एक्ट आरबीआई बना, फिर उसके बाद में लॉ बन रहा है, फिर उसके बाद में वो कॉर्पोरेशन बना, आरबीआई एक कॉर्पोरेशन है। अब अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो एक कॉर्पोरेशन है। पहले एक्ट आया, स्पेशल एक्ट आया, जो सिर्फ किसके लिए बनाया गया, उस बॉडी के लिए, कि आरबीआई कैसे वर्क करेगी, इसके पास क्या क्या पावर्स है, ये कैसे अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पहले एक्ट आया, उसके बाद में क्या हुआ, वो कॉर्पोरेशन। ओके, ठीक है, चलिए लिखिए। सेक्शन 1, ये चीज लिख लीजिए, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट आपको सिर्फ लिखना है 30 अगस्त 2013, इसके अंदर कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से सेक्शंस कब लागू हुए ये नहीं पूछा जाता है, ये फाउंडेशन में मे भी पूछा जा सकता था, अब ये चीज इतनी नहीं पूछी जाती है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको लिखवाया जा रहा है। यहाँ पर चाहे तो एक नोट डाल के मैं लिखवाती हूँ, जब भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा ज्ञान या एक्स्ट्रा चीज कुछ मैं लिखवाती हूँ उस पे नोट या स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं, सेक्शन 1 डैश लगा के, अदर प्रोविजंस, other provisions through different, through
लिख लिया? चलिए, इसके बाद में यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखिए नीचे, इसके नीचे लिखिए स्टार मार्क करके, when provisions contradicts, when provisions contradicts, डैश लगा के, provisions of banking regulation, comma, insurance act, comma, electricity act will prevail, will prevail, PREVAIL। अच्छा, स्पेलिंग कई बार लिखते लिखते होता है कि हमारे कंफ्यूजन हो गया है, रादर देन गलत स्पेलिंग लिखे हम मुझसे पूछ ले, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में भी हमारे साथ ये दिक्कत हो जाती है, गलत स्पेलिंग लिखते हैं उसके अलग से नंबर नहीं कटते हैं, बट एक बहुत गलत इमेज पोर्ट्री होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक करें इंटर में आके, तो ये चीज हम ना करें। तो इसलिए कभी भी होता है हमको आती है बट कंफ्यूजन हो रहा है, आस्क मी कि मैम इसकी स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल नकटे बन के क्वेश्चंस पूछने हैं, नहीं आ रहा है तब तक नहीं आ रहा है, पैसे क्यों दिए हमने, ऐसे हम खुद ही पढ़ लेते, यहाँ पैसे देकर के आ रहे हैं, आप अपना इतना, चलो पैसे तो फिर भी ऐसे इतना इम्पोर्टेंट आप टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, बेशरम होके क्वेश्चंस पूछने, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है, स्पेलिंग्स नहीं आ रही है रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस पर डांट पड़ेगी कि मेरे को लग रहा है आप जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास खत्म करे जैसे भी तैसे, वो काम नहीं करना है। ओके, चलिए, यहाँ तक क्लियर है बेटा, स्टार मार्क करके लिखा? चलिए, एक चीज और आपको बताती हूँ, ये है आपका चैप्टर नंबर 1, जो क्या बताता है, कंपनी क्या है, एक एक्ट है जो क्या करता है, कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी, कंसोलिडेट मतलब सारा का सारा एक जगह इकट्ठा कर लिया है लॉ को, और नए लॉज अमेंड करता है, मतलब जो बन चुके हैं उनको चेंज भी कर सकता है, अमेंड करना मतलब कोई गलती हो गई थी या लग रहा है चेंजेस करना, अमेंडमेंट बोलते हैं लॉ के अंदर चेंजेस करते हैं उसको, तो अमेंड भी करता है, कौन से लॉज, लेकिन कंपनीज के रिलेटेड, उसके अलावा और किसी लॉ से मतलब है नहीं, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है, इसको असेंट मिली थी कब, 29 अगस्त को, फिर ये ऑफिशियल गेजेट में आया कब, 30th को, हमने ये चीज लिख ली है, ठीक है। सेक्शन 1 आया था 30 अगस्त को, बाकी 98 सेक्शंस आए थे अलग अलग डेट्स पे, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी अलग अलग सेक्शंस जैसे जैसे नोटिफाई हुए उस दिन एग्जिस्टेंस में आए या लागू होने स्टार्ट हुए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और लिख लो, टोटल सेक्शंस इसमें कितने हैं बेटा, 470, जो 29 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, प्लस 7 शेड्यूल्स आते हैं इस एक्ट के अंदर, कितने हैं टोटल, 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स क्या होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या हुआ, जैसे एमओए और एओए के फॉर्मेट्स हैं, वो फॉर्मेट्स कहाँ लिख दिए, शेड्यूल के अंदर लिख लिए, एक्ट के अंदर कहाँ लिखेंगे इतनी सारी चीजें, तो अलग से एक्ट के अंदर ही चीज होती है, उसके अंदर अलग से लगा के क्या लिख देते हैं उनको, शेड्यूल्स, जो फॉर्मेट्स हैं या कोई और चीज है जो उनको लिखनी है बतानी है, पर एक्ट के अंदर जबरदस्ती एक्ट को लेंदी नहीं करना, तो वो किस में लगा देते हैं, वो शेड्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो 470 सेक्शंस divided in 29 section 29 chapters and 7 schedules, इस एक्ट के अंदर इतनी चीजें, अब 470 को सेक्शंस याद करने हैं, नहीं नहीं करने, क्योंकि अभी नहीं आ रहा है आपका, फिर फाइनल में भी तो थोड़ा पढ़ोगे, वहां के लिए भी तो छोड़नी है कोई चीजें, तो सारी चीजें हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने बता दिया था, बैंकिंग कंपनीज, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ चुकी है, ठीक है। अब हमारा आता है सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस हम यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमारे आगे चैप्टर्स के अंदर जैसे जैसे जो जो आती जाएंगी उनको मैं आपको साथ के साथ लिखवाती रहूंगी, वो बेटर ऑप्शन है रादर देन आप यहाँ पढ़े, ठीक है। जैसे कि ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एडिशन करना, कुछ भी हटाना, ओमिट करना, सब मतलब सब्ट्रैक्ट करना, हटा रहे हो उसको क्या करना, ओमिट करना, या कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, तो ये जब हम पढ़ेंगे अच्छे से तभी मैं आपको करवाऊं, बेटर ऑप्शन है,
ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर है उसके अंदर सारी की सारी चीज यही गिवन है, पूरा चैप्टर यही है। अब इसमें तो क्या सेक्शन नंबर 2 के अंदर सारी चीजें दी हुई हैं, अब बहुत सारी चीजें आप पढ़ भी चुके हैं पर एक्ट के अंदर तो देनी पड़ती है, तो ये पूरा ये देखिए पूरी सेक्शंस की डेफिनेशन, सॉरी इसकी डेफिनेशंस चलती आ रही हैं। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस हैं। ओके, हम डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे अभी, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आएगा वहीं पे ही हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे, वहीं पे ही लिखेंगे और वहीं पे ही समझेंगे। ओके, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म। ठीक है, फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है बेटा, उसके अंदर बताया गया है आपको, जस्ट सेकेंड, छोड़ो वैसे ही बताती हूँ। चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया गया है कंपनी बनाते कैसे हैं, कैसे क्या होता है। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, वो तो चीज पूरी डिटेल में कल पढ़ेंगे। कंपनीज आपने पढ़ी, कंपनी पढ़ी है। हम ब्रॉडली अगर डिफाइन करें कंपनी कितने टाइप की होती है, ब्रॉडली तीन, तीन तरह की कंपनी होती है। कौन कौन सी? पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। वेरी गुड, ब्रॉडली ये तीन में ही होती है, फिर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ में अलग अलग होती है, पर मेन हम बोले तो कौन कौन सी कंपनी होती है, तीन कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी के अंदर और प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस। सपोज मेरे को लॉ नहीं आता, आपके कोई छोटे भाई बहन है या कोई और भाई बहन है बड़े जो लॉ से उनका कोई नाता नहीं है, वो बोले यार पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, क्या बताओगे उनको? मेंबर्स का डिफरेंस। वेरी गुड, पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? 7 और मोर, 7 और मोर होते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 मेंबर्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, मर्जी जितने बनाओ। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम, मैक्सिमम पता नहीं, 200। मैक्सिमम कितने हैं? 200। ओपीसी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 1। मिनिमम मैक्सिमम एक ही होता है। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी होगी, ओपीसी कंपनी को हम कैसा मानते हैं? प्राइवेट कंपनी की तरह। ओपीसी कंपनी को कैसे मानते हैं बेटा अपन? प्राइवेट कंपनीज की तरह। तो जितने भी रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं उनको वो कैसे फॉलो करते हैं? प्राइवेट कंपनी की तरह फॉलो करते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राइवेट कंपनी में लगते हैं उतने ही सारे के सारे ओपीसी पे भी लगते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है इसके अंदर, मेंबर्स की बात तो हो गई, एक और चीज आती है इसके अंदर, क्या कि ये पब्लिक पब्लिकली शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर्स अलॉटमेंट जो शेयर्स है या इशू ऑफ शेयर्स है वो किस पे होता है? वो पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं उनको ही होता है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप नहीं दे सकते। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस अपन ने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में हमने एक चीज और पढ़ी थी, प्रमोटर पढ़ा है हमने। प्रमोटर क्या होता है? कौन होता है मतलब प्रमोटर? कंपनी बनाने का जिसका आइडिया आया। सपोज हम रात में हम लोग बैठे थे, हम बैठे थे कहाँ? क्लास में, हम एक में। ठीक है, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ और आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में आइडिया है कि मैम हम क्या करते हैं, कंपनी बना लेते हैं। किस चीज की? क्या बनाओगे? तुम बता दो, उसकी कंपनी बना लेंगे हम। स्किन केयर की, अच्छा ठीक है, हाँ भाई स्किन केयर की बना ले। कोई और दिमाग में नहीं आ रहा? मेरे तो क्या फिर इलीगल चीजें ज्यादा आती है क्योंकि पैसा उसमें ही ज्यादा है ना। हम क्या करें, जबरदस्ती इधर उधर बना करके। इलीगल वाली चीजों में क्या, पैसा बहुत सारा होता है। तो अपन क्या करते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, वहां से पत्ते वत्ते लेकर के आएंगे, यहाँ लाके बेचेंगे, बढ़िया है ना। तो मेरा दिमाग तो वहां ज्यादा चलता है कि लागत कम और मुनाफा ज्यादा। पर वो चीज हम कर नहीं सकते, कंपनी बनाएंगे उसकी, जा करके आरओसी के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या बना रहे हैं हम, क्या काम करेंगे, पत्ते लाके बेचेंगे यहाँ पे। मस्त, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो स्किन केयर की बात करते हैं अपन। हम क्या कर रहे हैं, स्किन केयर कंपनी बना रहे हैं। ज्यादातर अब इंस्टीट्यूट में है तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही करते हैं, पर वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, अब स्किन केयर की हम कंपनी बना रहे हैं।
अब स्किन केयर के अंदर बहुत सारे लोग चाहिए, हम सपोज बना रहे हैं कौन सी, के ब्यूटी बना लेते हैं यार, के ब्यूटी का ही नाम रख लेते हैं, के ब्यूटी लिमिटेड कंपनी, के ब्यूटी लिमिटेड, बीटी कर दिया मैंने, ओहो, के बी कंपनी, के बी लिमिटेड, ठीक है। अब के बी लिमिटेड नाम से पता लग रहा है कौन सी कंपनी है पीछे। बेटा एक बार नाम वापस बताना। मैं जितेंद्र, मेरे साथ क्या नाम का थोड़ा सा इशू है, हफ्ता भर लग जाएगा मुझे नाम याद करने में, बदले में तुम मेरा नाम याद मत करना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इशू है, कोई इस चीज से ऑफेंड नहीं होगा कि मैम को 4 बार नाम बता दिया, मैम को नाम याद नहीं होता है, आई हैव इश्यूज विद रिमेम्बरिंग द नेम, ठीक है। जितेंद्र, केबी लिमिटेड से रिलेटेड क्या पता लग रहा है इस नाम से, कौन सी कंपनी है? सिर्फ केबी लिमिटेड बोला, इससे स्किन केयर पता लग रही है? कौन सी कंपनी पता लग रही है, प्राइवेट पब्लिक? पिटाई लगाऊं मैं? प्राइवेट लिमिटेड लगता है ना प्राइवेट कंपनी में तो, सिर्फ लिमिटेड किस में लगता है? पब्लिक कंपनी में। चलिए पब्लिक कंपनी है ये हमारी। अब पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7। तो एक तो कौन हो गया, जितेंद्र, बेटा वापस से नाम बताना। सलोनी, और अनुष्का, और प्राची, और 1 2 3 4 5 6 7, अपन एक्स वाई जेड कर लेते हैं, ये लोग भी है। हमारे दिमाग में तो आया आइडिया, ये लोग क्या करेंगे, ये अब स्किन केयर के लिए भी पत्ते झाड़ सब लाने पड़ते हैं, ये एक जना ये वो लाके आएगा, एक जना उस पे लैब में एक्सपेरिमेंट करेगा, एक जना क्या करेगा, वो जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनको क्रीम्स एंड ऑल में बनाएगा। हम क्या करेंगे, हमने तो आइडिया ले लिया, हमने तो आइडिया बना लिया, बना के तुम दो प्रोडक्ट, हम बैठ के खाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी कंपनी बना रहे, बड़ा सोचो, उसके लिए क्या होगा, हमने अलग से बंदे हायर किए हुए। हम 7 जने कौन हो गए बच्चे, मेंबर, मेंबर हो गए, जिसने अलग अलग ड्यूटीज अपनी बता रखी है, कौन क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब हम लोगों के दिमाग में आइडिया आया, हमने सोचा भी, अब हमारे जो अलग अलग हमारी जो पर्टिकुलर जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां की कुछ कुछ चीजें हैं विच वी नो की विच इज वेरी गुड फॉर स्किन, वो एज सच यूज नहीं हो रही है, हमारी दादी नानी के नुस्खे चले आ रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना करके देना है, जो हमने कर लिया है, ठीक है। प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने का भी काम कर लिया, अब हम क्या बना रहे हैं, सोच रहे कंपनी बनाने की, कंपनी बनाने की सोची, हमने आइडिया लाया, प्रोडक्ट लाया, क्या काम करेंगे, सारी चीजें हो गई, क्या करेंगे, सारी चीजें करने के बाद में क्या करेंगे, कंपनी का 7 मेंबर्स का भी सीन हो गया, लिमिटेड कंपनी भी सोच ली, सारी चीजें हो गई, क्या करेंगे ये सारी चीजों के साथ ले जाके, क्या करेंगे, किसके पास जाते हैं, आरओसी के पास में। आरओसी के पास में क्या क्या देते हैं, जब कंपनी बनाते हैं तब क्या क्या देते हैं हम लोग, 7 जने जो है, 7 मेंबर्स जो है वो क्या करेंगे, एमओए और एओए। जितेंद्र, यहीं बैठे बेटा, गायब तो नहीं हो गए, पक्का? कहीं वादियों में ही चले गए, हम कहाँ से बिलोंग करते बेटा, भाकरोटा, मतलब भाकरोटा से ही है, तो भाकरोटा से अप डाउन करते हैं अपन, नाइस। मेरे को तो मौत ही आ जाती दूर ट्रैवल करने में। पढ़ेंगे ही नहीं, रहने दो, ठीक है चलिए। हाँ जी, हम आए हुए हैं यहाँ पर, हमने क्या किया है, एमओए बना लिया, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, सब कर लिया, ले जाके किसके पास चले गए, आरओसी के पास। आरओसी उनको चेक करेगा, सारी चीजें करेगा, वो क्या दे देगा, सब कुछ सही लगेगा तो वो क्या कर देगा हमको, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन सेम चीज है, बट लीगल लैंग्वेज में हम रजिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं बेटा, इनकॉर्पोरेशन। फाउंडेशन में चल गया रजिस्ट्रेशन, अब अगर आप इनकॉर्पोरेशन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, रजिस्ट्रेशन भी गलत नहीं है, पर आप ट्राई करिए कि आप इनकॉर्पोरेशन ही लिखो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करेंगे हम आरओसी के पास में, वो हमें क्या देगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई, कोई, ठीक है। अब कोई हमको मिल गया, अब क्या हो गया, हमारी कंपनी उस दिन से बन गई है, आज से हम धड़ल्ले से सारे काम कर सकते हैं, बढ़िया क्रीम्स एंड ऑल बनाइए, ऑयल्स बनाइए और बेचो, आया समझ में, ठीक है। अब मुझे बताओ एमओए क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज, डिटेल में वैसे नहीं पूछ रही, मुझे पता है अभी एग्जाम दे करके आए हो तुम, सब रटा पड़ा है मुंह पे, बस बोलो और यहाँ से ऐसे निकालेंगे हम सारे के सारे लीगल लैंग्वेज, बेसिक। एमओए अगर मेरे को बताओ क्या होता है,
डॉक्यूमेंट होता है अगर हम बेसिक बोले, डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट कौन सा होता है कि कंपनी के अंदर कौन क्या है, किसने कितना पैसा लगाया है, कंपनी कैसे बन रही है, कंपनी क्या काम करेगी। 5 क्लॉजेस होते हैं इसके अंदर। जितेंद्र, फर्स्ट क्लॉज क्या होता है बेटा? फाउंडेशन पास करके आए ना बच्चे हम। कैसे पास किया है? कर लिया वहां पे, बस रट के गए वहां उल्टी, अब गया वो, खत्म। फर्स्ट क्लॉज क्या होता है बेटा? नेम क्लॉज, कि हमारी कंपनी किस नाम से जानी जाएगी। ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी हमारी क्या काम करेगी। थर्ड क्या होता है? लाइबिलिटी क्लॉज, वेरी गुड। लाइबिलिटी क्लॉज, किसकी कितनी लाइबिलिटी है, कौन कितना पैसा लेकर के आ रहा है, मतलब पैसा लेकर के तो हमारा उसमें आता है कैपिटल क्लॉज में, पर कौन क्या क्या, किसकी कितनी लाइबिलिटी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज। एक आता है एसोसिएशन, एसोसिएशन क्लॉज, कौन कौन मेंबर हैं। अब मैं क्या हूं? बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट, तो वो सारी चीजें लिखी जाएगी। मैं क्या काम करूंगी ये सब लिखा जाएगा। तो मतलब क्या होता है, सब लोगों की वो मेंबर्स कौन सी डेजिग्नेशन पे है, उनके पास में क्या क्या पावर होगी, इनके एड्रेसेस एंड ऑल सारी चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है। और एक होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी आता है। ठीक है। एक आता है हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है। तो ये जब हमारा पूरा, एक सेकेंड बचे, ये जब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट बन गया, पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं बच्चे? पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में हम क्या करते हैं? एमओए बनाने के बाद में हम क्या कर देते हैं? एओए पे आते हैं। एक और हम दे रहे थे ना, एओए, आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल को लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो बताते हैं रूल्स। ठीक है। कि हम हमारी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ठीक है। कितने तक इशू करेंगे ये लिखा जाता है। ठीक है। जो कंपनी के जो शेयर सर्टिफिकेट्स है किन लोगों को इशू करेंगे ये लिखा जाता है। हमने बहुत सारे शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए और अब हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या करे, वापस से हम सेंट्रलाइज कर ले। बहुत लोगों के पास पावर चला गया, हमें नहीं चाहिए, कम लोग चाहिए, तो बायबैक की होती है। बायबैक कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये किस में लिखा होता है? आर्टिकल्स में। बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स किसको दिए जाते हैं? फ्री फोकट या जो शेयर्स देते हैं अपन शेयर होल्डर्स को, कई बार एम्प्लॉयज को भी देते हैं हमारी कंपनी के। ठीक है। तो जो हम फ्री फोकट या शेयर्स बांट रहे होते हैं फॉर देयर वर्क, वो क्या होता है? बोनस शेयर्स। तो हम दे सकते हैं नहीं दे सकते, किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल्स। तो ये सारी चीजें कि कैसे कंपनी अब इंटरनली कैसे वर्क करेगी, ये सब किसमें लिखा हुआ है बच्चे? आर्टिकल्स में। ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा बन गया, इनको हम लेकर के कहा जाएंगे? वही, दोनों चीजों को लेकर के कहा जाएंगे हम आरओसी के पास। क्लियर है? आरओसी ने हमको देखा, सारी चीजें जांच पड़ताल करी, उसको लगता है सब कुछ सही है, ये कोई फ्रॉड नहीं करना चाह रहे, अच्छा खासा काम है इनका, ये क्या करेंगे? हमारा सीओआई इशू कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है पक्का? थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ अब हमने जो पढ़ा हुआ था, बेसिक बेसिक रिफ्रेश हुआ। चलिए। अच्छा, एक वर्ड और फिर क्लास खत्म करेंगे अपन। कोरम पता है क्या होती है? कोरम पढ़ा हुआ है ना हमने? हम्म। कोरम नहीं पढ़ा? थोड़ा सा? नहीं? अच्छा, मैं बताती हूँ क्या होता है। कोरम मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं ये पता है कि कंपनीज मीटिंग्स बुलाती हैं, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाती है। अब जनरल मीटिंग उन्होंने बुलाई है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, कुछ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताया जाता है, इतने लोग आने जरूरी। जनरल मीटिंग में कौन आएंगे? कंपनी के मेंबर्स। हम टाटा कंपनी की जनरल मीटिंग में जाके बैठ जाएंगे क्या? पर हमारे पास अगर शेयर है तो हम जाके बैठ जाएंगे। हमारे दादाजी ने खरीदे थे, हमारे पास क्या हो गया, उस टाइम पे खरीदे 10 रुपए के, आज है 10,000 के, हम जाके बैठेंगे, भैया हम भी मालिक हैं, हमको भी बताओ क्या कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं अगर हम शेयर होल्डर्स हैं तो क्या होता है, एक कंपनी की जो भी मीटिंग
बुलाई गई है, उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स, कुछ परसेंटेज बनाया जाता है कि मिनिमम इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, भले वो बोर्ड मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई, जनरल मीटिंग हो गई, कोई सी भी मीटिंग हो गई, उसके अंदर बताया जाता है, अलग अलग होता है वो, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इतने मेंबर्स होने जरूरी हैं। इफ कंपनी कम सॉरी मीटिंग चालू होने के आधे घंटे के अंदर अंदर उतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हुए, तो जो मीटिंग है उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, एडजर्न, नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। नेक्स्ट डेट पे भी नहीं आते कोरम, तो मीटिंग क्या हो जाती है, फिर वहीं के वहीं खत्म कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम 4 मेंबर्स थे, इसमें से सिर्फ मैं ही जाके बैठी, हमने बोला कि एटलीस्ट 50% मेंबर्स होने चाहिए। 50% कितने हो गए, 2। सिर्फ मैं गई और मैंने अपने आप ही डिसीजन लेकर के मीटिंग खत्म कर दी कि हमने तो मीटिंग में ये डिसीजन ले लिया है। तो ऐसी चीज ना हो, इस वजह से क्या किया जाता है, एक कोरम डिसाइड की जाती है कि इतने लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट होने जरूरी है। इफ वो प्रेजेंट नहीं हो पाते ड्यू टू एनी रीजंस, वो मीटिंग वहीं के वहीं क्या हो जाती है, एडजर्न हो जाती है, कोई डिसीजन उस मीटिंग में नहीं लिया जाता है। क्लियर है? वो टाइम पीरियड कितना है, आधे घंटे के अंदर अंदर वो वहां पे इतने परसेंटेज ऑफ लोग होने जरूरी। क्लियर है? क्लियर है? कोरम अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, कल से हम प्रॉपर चैप्टर नंबर 2 जो है वो चालू करेंगे। प्रीलिम्स हमारा, प्रिलिमिनरी चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। हमने एक बेसिक बेसिक बताया क्या एक्ट होता है, लॉ क्या होता है, लॉ रूल्स होते हैं, कौन से रूल्स जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही होती है। हम कौन कौन से लॉज पढ़ेंगे यहाँ पे, 5 अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, एलएलपी पढ़ेंगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, लॉ नहीं होता है, और एक फैमा। तो 4 एक्ट्स पढ़ेंगे और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। कंपनीज एक्ट के अंदर 11 चैप्टर हमारे कंपनीज एक्ट को कवर करते हैं, एक एलएलपी का, एक हमारा जनरल क्लॉजेस, एक फेमा और एक इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो कल से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेटा कंपनीज एक्ट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा पोर्शन वो कवर करके रखता है। ठीक है। तो हम कंपनीज एक्ट खत्म करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे चालू। फर्स्ट जो पार्ट है, हम कंपनीज के बाद में एलएलपी ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका एक बारी कॉर्पोरेट लॉ वाली चीज पूरी पूरी खत्म। कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक आराम से पूछना है घर जा करके। अच्छा, लॉ पढ़ने का तरीका और एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे पढ़ेंगे बेटा आप लॉ। आज का पढ़ाया हुआ आज जाके सिर्फ थरली रीड कर लो। कल, आज और कल का, आज का रीड किया, कल का भी रीड कर लो, नेक्स्ट डे तीनों दिन का रीड कर लो। पर ये आज से स्टार्ट कर दे, आज तो खैर कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिस दिन से पढ़ोगे उस दिन से स्टार्ट कर देना। ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। रीड ऐसे नहीं कि यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं एमओए के अंदर नेम ऑब्जेक्ट क्लॉज कैपिटल, और दिमाग में चल रहे हैं क्या रील्स के वो गाने वगैरह, करण औजला और जो भी तुम सुनते हो वो चल रहा है। वो नहीं चलेगा, दिमाग वहीं रख के आधा घंटा दोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने के, याद करने के, बिना टेंशन के करने के, ये एकमात्र तरीका है। ठीक है। तो ये चीज आप अपने रूटीन के अंदर ले आना। तो जब एग्जाम में आधा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम जो हड़बड़ा जाते हैं कि अरे इतना कुछ हो गया और हमको कुछ नहीं आता, तो वो स्टेज आपकी नहीं आएगी। ट्राई करिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, सेकेंड अटेम्प्ट में दिक्कत आती है। ओके, चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।